नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ नीति एक्सप्लेन। आप किसी चाय वाले के पास गए, 500 का बिल हुआ, क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट कर दी। आपके अकाउंट से एग्जैक्टली 500 गए, दुकानदार के अकाउंट में 500 आ गए और आपको अलग से कोई ट्रांजैक्शन फ़ी नहीं देनी पड़ी। तो नेचुरली लगता है कि यूपीआई फ्री है, लेकिन यहाँ एक बेसिक इकोनॉमिक पजल है। आपको पेमेंट फ्री दिखती है, लेकिन इस एक ट्रांजैक्शन के पीछे बैंक्स हैं, एनपीसीआई का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्वर्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है और कंप्लायंस है। इन सब को चलाने के लिए रियल रिसोर्सेज लगते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि यूपीआई कन्वीनियंट है या नहीं, ऑब्वियसली है। असली सवाल है, अगर कंज्यूमर ज़ीरो फ़ी दे रहा है और मर्चेंट को भी पूरा अमाउंट मिल रहा है, तो इस पेमेंट सिस्टम का बिल आखिर भर कौन रहा है। और इसी क्वेश्चन को समझने के बाद हम करंट एमडीआर डिबेट को भी मच बेटर तरीके से समझ पाएंगे। इस पजल को एक सिंपल 500 ट्रांजैक्शन से समझते हैं। कस्टमर ने 500 पे किए, मर्चेंट को 500 मिले। कस्टमर साइड पर विजिबल फ़ी है 0 रुपीज़। लेकिन ट्रांजैक्शन के बीच में क्या क्या हुआ? बैंक के सर्वर्स ने रिक्वेस्ट प्रोसेस की, यूपीआई नेटवर्क को ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई और रूट करनी पड़ी, ऐप ने इंटरफेस प्रोवाइड किया, फ्रॉड कंट्रोल सिस्टम्स को चेक करना पड़ा कि ट्रांजैक्शन सस्पिशियस तो नहीं है। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, प्राइस और कॉस्ट सेम चीज़ नहीं होते। आप जो प्राइस डायरेक्टली पे कर रहे हैं वो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करने का अंडरलाइंग इकोनॉमिक कॉस्ट फिर भी पॉजिटिव हो सकता है। एग्जैक्टली इसीलिए यूपीआई फ्री है, टेक्निकली इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। बेटर स्टेटमेंट होगा, यूपीआई का डायरेक्ट कंज्यूमर प्राइस ज़ीरो है, यूपीआई को ऑपरेट करने का कॉस्ट ज़ीरो नहीं है। और अब हमें ये देखना है कि ये कॉस्ट सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। अब ये टॉपिक अभी सडनली न्यूज़ में क्यों है? सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर देते हैं। क्या ऑर्डिनरी यूपीआई यूजर्स पर चार्ज लग गया है? नहीं। स्लाइड में जो टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग 4 अगस्त 2026 को रेलिवेंट अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ, 6 अगस्त को लोकसभा से पास हुआ और उसके बाद गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन में यूजर्स के लिए यूपीआई पेमेंट्स फ्री रहने की बात कही गई। तो करेंट डिबेट को अब हर यूपीआई पेमेंट पर कस्टमर को चार्ज लगेगा कहना गलत फ्रेमिंग होगी। एक्चुअल डिबेट है एमडीआर फ्रेमवर्क को लेकर, और यहाँ एक टेक्निकल डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर फी और मर्चेंट डिस्काउंट रेट या एमडीआर सेम चीज़ नहीं है। कंज्यूमर फी का मतलब पेमेंट करते वक्त आपसे डायरेक्टली एक्स्ट्रा पैसा लिया जाए। एमडीआर का बेसिक आइडिया मर्चेंट साइड का पेमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है। तो लीगल फ्रेमवर्क में फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट होना और कंज्यूमर के अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसा कटना दोनों एक ही बात नहीं है। इस डिस्टिंक्शन को याद रखिए, क्योंकि आगे पूरी डिबेट इसी पर डिपेंड करेगी। अब एक और बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन, हम डेली लैंग्वेज में बोल देते हैं गूगल पे से पैसा भेज दिया या फ़ोन पे से पेमेंट कर दिया, लेकिन गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या बैंक ऐप यूपीआई खुद नहीं है। इन्हें आप फ्रंट एंड इंटरफेस से समझ सकते हैं, वो विंडो जिसके थ्रू ऐप पेमेंट इनिशिएट करते हैं। नीचे कॉमन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूपीआई रेल, जिसे एनपीसीआई ऑपरेट करता है, और उसके नीचे एक्चुअल बैंकिंग नेटवर्क है, पेयर का बैंक और बेनिफिशियरी या मर्चेंट का बैंक। एक एनालॉजी लेते हैं, रेलवे ऐप से टिकट बुक करना और रेलवे ट्रैक एक ही चीज़ नहीं है। ऐप इंटरफेस है, रेल नेटवर्क अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिमिलरली गूगल पे या फ़ोन पे विंडो है, यूपीआई कॉमन पेमेंट रेल है। इसी कॉमन रेल की वजह से डिफरेंट ऐप्स और डिफरेंट बैंक्स एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, और ये आर्किटेक्चर यूपीआई की सक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। अब ट्रांजैक्शन को थोड़ा और सिस्टमेटिकली देखते हैं। कस्टमर पेमेंट इनिशिएट करता है थ्रू अ ट्रैप ऐप। ट्रैप क्या होता है? ट्रैप का मतलब है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। सिंपल लैंग्वेज में वो ऐप जिसके थ्रू आप यूपीआई ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर रहे हैं। उसके बाद पेयर बैंक इन्वॉल्व है, यानी जिस बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है। बीच में एनपीसीआई का स्विचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांजैक्शन को रेलिवेंट पार्टिसिपेंट्स के बीच रूट करता है। फिर मर्चेंट साइड बैंक है और फाइनली मर्चेंट। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट, इस पूरे चेन में ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, सर्वर प्रोसेसिंग और स्विचिंग, साइबर सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन, रियल टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग, रिकंसिलिएशन और सेटलमेंट रिलेटेड प्रोसेसेस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, कस्टमर सपोर्ट और डिस्प्यूट्स। तो जब 500 पेमेंट स्क्रीन पर 1 सेकेंड में कंप्लीट होती हुई दिखती है, उसके पीछे मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूअसली इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे होते हैं। इस स्लाइड का बॉटम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो यूजर प्राइस डज नॉट मीन जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। और अब नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा सिस्टम एक्चुअली कितना बड़ा है? यूपीआई को अब किसी नीश फिनटेक फीचर के रूप में देखना डिफिकल्ट है।
स्लाइड के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डेटा के अकॉर्डिंग जून 2026 तक 55.49 करोड़ यूजर्स ऑन बोर्डेड थे। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में यूपीआई ने रफली 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए और इन ट्रांजैक्शंस की टोटल वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 314 लाख करोड़ थी। इन नंबर्स का पर्पस सिर्फ वाव इफेक्ट क्रिएट करना नहीं है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ये है, जब किसी पेमेंट नेटवर्क का स्केल इतना बड़ा हो जाता है तो प्राइसिंग का छोटा सा पॉलिसी चेंज भी पोटेंशियली इनॉर्मस इकोसिस्टम को अफेक्ट कर सकता है और इसी स्केल के साथ कॉस्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक छोटे नेटवर्क में जीरो प्राइसिंग का फिस्कल या कमर्शियल इम्प्लीकेशन रिलेटिवली लिमिटेड हो सकता है, लेकिन जब एनुअल ट्रांजैक्शंस टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड्स में हों तो सवाल ये बन जाता है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का सस्टेनेबल फंडिंग मॉडल क्या होना चाहिए। अब यूपीआई ट्रांजैक्शंस का कंपोजिशन समझते हैं। दो टर्म्स, P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट, यानी जब आप किराना स्टोर, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट या किसी मर्चेंट को यूपीआई से पेमेंट करते हैं। P2P यानी पर्सन टू पर्सन, जब आप एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। स्लाइड के डेटा में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम यानी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में P2M का शेयर 63% है और P2P का 37%, लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी टोटल रुपी अमाउंट ट्रांसफर्ड में पिक्चर रिवर्स है, P2P 71% और P2M 29%। इसका इंट्यूशन सिंपल है, मर्चेंट साइट पर बहुत फ्रीक्वेंट एवरीडे पेमेंट्स होते हैं, शॉपिंग, फूड, रिटेल चेकआउट, डेली परचेजेस, इनका काउंट बहुत हाई हो सकता है। P2P ट्रांसफर्स कंपैरेटिवली फ्यूअर हो सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल ट्रांसफ़र अमाउंट लार्जर हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, ट्रांजैक्शन काउंट और ट्रांजैक्शन वैल्यू अलग मेट्रिक्स हैं और यूपीआई के इकोनॉमिक्स को समझने के लिए दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अब एक टेम्पटिंग एक्सप्लेनेशन होती है, यूपीआई ग्रो हुआ क्योंकि फ्री था। फ्री प्राइसिंग इंपॉर्टेंट थी, लेकिन स्टोरी उससे मच बिगर है। यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। पहला, ओपन रेल, ऑथराइज्ड ऐप्स और बैंक्स कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी पेमेंट इकोसिस्टम सिर्फ एक प्रोप्राइटरी ऐप के अंदर लॉक्ड नहीं है। दूसरा, इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी का सिंपल मीनिंग, डिफरेंट कंपैटिबल पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट और ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। आपको मर्चेंट के एग्जैक्ट सेम ऐप पर होना जरूरी नहीं है, यही कॉमन स्टैंडर्ड्स का बेनिफिट है। तीसरा, क्यूआर सिंप्लिसिटी। मर्चेंट को कंज्यूमर से पेमेंट लेने के लिए नेसेसरली एक्सपेंसिव प्रोप्राइटरी हार्डवेयर इकोसिस्टम बिल्ड नहीं करना पड़ता। क्यूआर बेस्ड एक्सेप्टेंस ने एडॉप्शन फ्रिक्शन को ड्रामेटिकली सिंप्लीफाई किया है। चौथा, जीरो फ्रिक्शन। जब ट्रांजैक्शन के साथ विजिबल यूज़र फी नहीं होती, कंज्यूमर को हर पेमेंट से पहले फ़ी कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती। तो यूपीआई ग्रोथ को बेटर फार्मूला से समझिए, टेक्नोलॉजी डिज़ाइन प्लस रेगुलेटरी सपोर्ट प्लस प्राइवेट इकोसिस्टम कॉम्पिटिशन प्लस लो विजिबल ट्रांजैक्शन फ्रिक्शन। और अब ये सारे एलिमेंट्स एक और पावरफुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं जिसे हम नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं। नेटवर्क इफेक्ट को कॉम्प्लिकेटेड टर्म समझने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन, अगर आपके सिटी में सिर्फ 2 मर्चेंट्स यूपीआई एक्सेप्ट करते हों तो यूपीआई आपके लिए कितना यूज़फुल है? बहुत लिमिटेड। अब इमेजिन कीजिए ऑलमोस्ट हर चाय स्टॉल, किराना, रेस्टोरेंट, टैक्सी और सुपरमार्केट यूपीआई एक्सेप्ट करने लगे। सडनली कंज्यूमर के लिए यूपीआई मच मोर यूज़फुल हो जाता है। और दूसरी डायरेक्शन में भी सेम इफेक्ट, अगर बहुत कम कस्टमर्स यूपीआई यूज़ करते हों तो मर्चेंट के पास यूपीआई एक्सेप्ट करने का इंसेंटिव लिमिटेड हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे मोर कंज्यूमर्स यूपीआई यूज़ करते हैं, मर्चेंट्स के लिए एक्सेप्टेंस इंक्रीजिंगली वैल्यूएबल होती जाती है। तो लूप है, more consumers lead to more merchant acceptance, lead to higher utility and which further leads to more consumers। इसी को नेटवर्क इफेक्ट कह सकते हैं। वैल्यू सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं आती, वैल्यू पार्टली नेटवर्क के साइज से आती है और इसी कॉन्सेप्ट से जीरो प्राइसिंग का इकोनॉमिक लॉजिक समझना ईजियर हो जाता है। नॉर्मली हम इकोनॉमिक्स में सोचते हैं किसी सर्विस का कॉस्ट है तो प्राइस होना चाहिए, लेकिन पेमेंट नेटवर्क एक सिंपल वन साइडेड मार्केट नहीं है, ये 2 साइडेड मार्केट का एग्जाम्पल है। 2 साइडेड मार्केट में प्लेटफॉर्म 2 डिफरेंट ग्रुप्स को कनेक्ट करता है, यहाँ कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स, और एक साइड की पार्टिसिपेशन दूसरी साइड की वैल्यू अफेक्ट करती हैं।
एग्जाम्पल, अगर कंज्यूमर साइड का प्राइस कम होता है, मोर कंज्यूमर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मोर कंज्यूमर्स प्लेटफॉर्म पर हैं तो मर्चेंट साइड के लिए प्लेटफॉर्म ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। इसलिए प्लेटफॉर्म की प्राइसिंग डिसीजन सिर्फ ये देखकर नहीं होती कि कंज्यूमर को सर्व करने का कॉस्ट कितना है, उससे ये भी देखना पड़ता है कि कंज्यूमर पार्टिसिपेशन मर्चेंट साइड को कितनी एडिशनल वैल्यू क्रिएट करती है। इसी रीज़न से थ्योरेटिकली एक प्लेटफॉर्म एक साइट को बिलो कॉस्ट इवन ज़ीरो प्राइस कर सकता है। इम्पॉर्टेंट, इसका मतलब ये नहीं कि ज़ीरो प्राइसिंग ऑटोमेटिकली ऑप्टिमल है, सिर्फ इतना है कि ज़ीरो प्राइस इकोनॉमिकली इरैशनल होना ज़रूरी नहीं है। टू साइडेड मार्केट में ज़ीरो प्राइसिंग नेटवर्क वैल्यू इंक्रीज कर सकती है और ये नुएंस एमडीआर डिबेट के सेंटर में है। अब एक कॉन्सेप्चुअल करेक्शन, यूपीआई को कॉमनली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डीपीआई कहा जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्स्ट बुक प्योर पब्लिक गुड आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। स्लाइड पर प्योर पब्लिक गुड के दो क्लासिक प्रॉपर्टीज दिए गए हैं। नॉन राइवलरी, एक इंडिविजुअल का कंजम्पशन दूसरे के कंजम्पशन को रिड्यूस ना करे, एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, लोगों को बेनिफिट से प्रैक्टिकली एक्सक्लूड करना डिफिकल्ट हो। यूपीआई को सिंपली प्योर पब्लिक गुड लेवल कर देना प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यूपीआई के ऑपरेशंस में सर्वर्स, बैंडविड्थ, कंप्लायंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के रियल कॉस्ट्स हैं। डीपीआई का आइडिया यहाँ कॉमन फाउंडेशनल रेल्स, इंटरऑपरेबिलिटी और ब्रॉड सोशल यूटिलिटी से रिलेटेड है। लेकिन पब्लिकली यूजफुल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलना और टेक्स्ट बुक प्योर पब्लिक गुड बोलना सेम थिंग नहीं है। ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज अदरवाइज हम गलत कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है तो कॉस्ट ही नहीं है, ऐसा नहीं है। पब्लिक पॉलिसी सिग्निफिकेंस और ऑपरेशनल इकोनॉमिक्स सेपरेट क्वेश्चंस हैं। अब फाइनली एमडीआर को क्लियरली समझते हैं। एमडीआर का फुल फॉर्म है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? मर्चेंट जब डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करता है, पेमेंट प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को मर्चेंट साइड प्रोसेसिंग चार्ज दिया जा सकता है। यही ब्रॉड आइडिया एमडीआर का है। स्लाइड में 500 एग्जाम्पल कंटिन्यूड है। कस्टमर 500 पे करता है, करंट यूपीआई यूज़र फी 0 दिखाई गई है। अगर मर्चेंट साइड एमडीआर एप्लीकेबल हो तो वो कंज्यूमर यूपीआई फ़ी से डिफरेंट मैकेनिज्म है। इसलिए हेडलाइंस में यूपीआई फ़ी सुनते ही ये एज्यूम मत कीजिए कि अगर 500 भेजूंगा तो मेरे अकाउंट से 505 कटेगा। एमडीआर डिबेट प्राइमरली मर्चेंट साइड पेमेंट प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। ऑफकोर्स एक ब्रॉडर इकोनॉमिक क्वेश्चन अलग है। मर्चेंट फ्यूचर में अपने ओवरऑल बिजनेस कॉस्ट्स को प्राइजेस में कैसे इनकॉर्पोरेट करता है, लेकिन डायरेक्ट कंज्यूमर ट्रांजैक्शन फ़ी और मर्चेंट साइड एमडीआर को कॉन्सेप्चुअली सेपरेट रखना बहुत ज़रूरी है। अब हिस्टोरिकल पॉलिसी लॉजिक। यूपीआई 2016 में लॉन्च हुआ। जनवरी 2020 से प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फ्रेमवर्क में ज़ीरो एमडीआर रिजाइम रेलिवेंट हुआ। स्लाइड सेक्शन 10A ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट को रेफरेंस करती है और उसके बाद गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम्स का फेज दिखाती है। पॉलिसी लॉजिक को सिंपल वर्ड्स में समझिए। अगर मर्चेंट को हर डिजिटल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करने पर विजिबल फी लगे तो स्पेशली एडॉप्शन फेज में वो कैश को प्रीफर कर सकता है, और अगर कंज्यूमर को पेमेंट फ्रिक्शन हो तो कंज्यूमर भी डिजिटल ट्रांजैक्शन से हेजिटेट कर सकता है। ज़ीरो एमडीआर अप्रोच का ब्रॉड ऑब्जेक्टिव विजिबल पेमेंट फ्रिक्शन रिड्यूस करना और डिजिटल ट्रांजिशन को इनकरेज करना था, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कॉजल कॉशन, यूपीआई का मैसिव ग्रोथ सिर्फ ज़ीरो एमडीआर से एक्सप्लेन नहीं होता। हमने ऑलरेडी देखा ओपन आर्किटेक्चर, इंटरऑपरेबिलिटी, क्यूआर सिंप्लिसिटी, एप्स, बैंक्स और नेटवर्क इफेक्ट सब इन्वॉल्व थे। ज़ीरो एमडीआर इस लार्जर इकोसिस्टम का एक पॉलिसी कंपोनेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एमडीआर ज़ीरो है तो क्या गवर्नमेंट हर पेमेंट का कॉस्ट रिम्बर्स करती है? आंसर सरप्राइजिंग है। ये प्रोबेबली वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शन करेक्शन है। स्लाइड स्पेसिफिकली फाइनेंशियल ईयर 2024-25 स्कीम रूल्स दिखा रही है। स्मॉल मर्चेंट और ट्रांजैक्शन वैल्यू 2000 या उससे कम, मर्चेंट एमडीआर ज़ीरो है। गवर्नमेंट इंसेंटिव सपोर्ट 0.15% रिम्बर्समेंट, लेकिन स्मॉल मर्चेंट का हायर वैल्यू ट्रांजैक्शन 2000 से अबव, एमडीआर इज ज़ीरो, गवर्नमेंट इंसेंटिव नन अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम टेबल। लार्ज मर्चेंट्स एमडीआर ज़ीरो, गवर्नमेंट इंसेंटिव नन अगेन अकॉर्डिंग टू दिस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 स्कीम। तो क्रिटिकल इंसाइट्स, ज़ीरो एमडीआर और गवर्नमेंट सब्सिडी सेम थिंग नहीं है। हर यूपीआई पेमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली प्रोसेसर को रिम्बर्समेंट नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अदरवाइज हम ओवर सिंप्लीफाइड कंक्लूजन निकाल लेते हैं। यूपीआई फ्री है बिकॉज टैक्स पेयर हर ट्रांजैक्शन का बिल पे करता है। स्लाइड ये क्लेम सपोर्ट नहीं करती। गवर्नमेंट टारगेटेड इंसेंटिव्स दे सकती है, लेकिन इकोसिस्टम फाइनेंसिंग उससे ब्रॉडर है।
अब हम इकोनॉमिक इंसिडेंस पर आते हैं। इंसिडेंस का मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में फाइनल इकोनॉमिक बर्डन अल्टीमेटली किस पर फॉल करता है। अगर कंज्यूमर डायरेक्ट फी नहीं दे रहा, इसका मतलब कॉस्ट डिसअपीयर नहीं हुई। कॉस्ट का बर्डन इकोसिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में शिफ्ट हो सकता है। ये 4 पॉसिबल चैनल्स से होता है। गवर्नमेंट, टारगेटेड इंसेंटिव आउटलेज थ्रू पब्लिक बजट, यानी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस पर पब्लिक सपोर्ट। बैंक्स पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेशनल ओवरहेड के पार्ट के रूप में बियर कर सकते हैं। और कस्टमर रिटेंशन वैल्यू भी बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एप्स या पीएसपीज, सम ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर प्राइवेट फंडिंग या वैल्यू एडेड सर्विसेज से सपोर्ट हो सकते हैं। इनडायरेक्ट वैल्यू, पेमेंट रिलेशनशिप ब्रॉडर फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का गेटवे बन सकता है, जैसे लोन्स, इंश्योरेंस या अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। लेकिन यहाँ कॉशन इंपॉर्टेंट है। ये बॉक्सेस ये नहीं बोल रहे कि हर यूपीआई ट्रांजैक्शन का एग्जैक्ट कॉस्ट इन 4 कैटेगरीज में फिक्स्ड परसेंटेज में डिवाइड होता है। हमारे पास ऐसा कॉस्ट एलोकेशन नहीं है। पॉइंट कॉन्सेप्चुअल है। कॉस्ट डिसअपीयर नहीं होता, कॉस्ट इंसिडेंस शिफ्ट होता है। और इसी वजह से जीरो ट्रांजैक्शन को इवैल्यूएट करते वक्त सिर्फ विजिबल फी देखना इनफ नहीं है। अब करंट पब्लिक सपोर्ट साइड देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क में 2000 करोड़ बजट आउटले दिया गया है, लेकिन वर्डिंग बहुत केयरफुली समझिए। ये सिर्फ यूपीआई को 2000 करोड़ सब्सिडी नहीं लिखा हुआ है। स्लाइड क्लियरली कहती है फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम फॉर रुपे डेबिट एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई P2M। साथ में टारगेट्स भी दिए गए हैं। यूपीआई एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में 10% ग्रोथ टारगेट, भीम यूपीआई मर्चेंट P2M ट्रांजैक्शंस का टारगेट 18,187 करोड़ और ट्रांजैक्शन नंबर्स में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के कंपैरिजन में 25% इंक्रीज टारगेट। इससे एक इंटरेस्टिंग पॉलिसी सिग्नल मिलता है। गवर्नमेंट यूपीआई इकोसिस्टम को नेटवर्क फुल्ली बिल्ट अब पब्लिक पॉलिसी रोल खत्म के रूप में ट्रीट नहीं कर रही। करेंट फ्रेमवर्क में स्टिल एक्सपांसन और एडॉप्शन रिलेटेड टारगेट्स हैं और यहीं से डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अगर नेटवर्क ऑलरेडी मैसिव है तो पब्लिक सपोर्ट कितनी देर तक और किस सेगमेंट के लिए जस्टिफाइड है? यही मैच्योरिटी क्वेश्चन इस स्लाइड का फोकस है। गवर्नमेंट इम्पैक्ट स्टडी के सर्वेड स्मॉल मर्चेंट्स में 94% एक्टिव यूपीआई एडॉप्शन रिपोर्ट करते हैं और 72% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के साथ हाई सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्डिंग, ये सर्वेड स्मॉल मर्चेंट्स का स्टैटिस्टिक है। इसको इंडिया के 94% स्मॉल मर्चेंट्स यूपीआई यूज़ करते हैं कहना ओवर स्टेटमेंट होगा, लेकिन सर्वे का इम्प्लीकेशन इंटरेस्टिंग है। अर्ली स्टेज सब्सिडी का लॉजिक क्या होता है? नेटवर्क बिल्ड करना, मर्चेंट को ऑनबोर्ड करना, कंज्यूमर को अडॉप्ट करवाना, क्रिटिकल मास क्रिएट करना। लेकिन जब एडॉप्शन ऑलरेडी हाई हो, पॉलिसी क्वेश्चन चेंज हो सकता है। अब भी प्राइमरी प्रॉब्लम एडॉप्शन है या अब प्राइमरी प्रॉब्लम सस्टेनेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है? इसका ऑटोमेटिक आंसर नहीं है। अनडिजर्व्ड एरियाज, न्यू यूजर्स और स्मॉल मर्चेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में कंटिन्यूड सपोर्ट का केस हो सकता है। दूसरी साइड पर मैच्योर सेगमेंट्स में कमर्शियल फंडिंग का आर्गुमेंट आ सकता है और यही टेंशन इंडस्ट्री साइड रेज कर रही है। अब पेमेंट इंडस्ट्रीज आर्गुमेंट को एग्जैक्टली उसी स्टेटस के साथ समझिए। ये स्टेक होल्डर पोजिशन है, प्रूवन यूनिवर्सल फैक्ट नहीं। पेमेंट्स इंडस्ट्री का आर्गुमेंट है कि जीरो एमडीआर की वजह से यूपीआई ट्रांजैक्शन से डायरेक्ट रेवेन्यू लिमिटेड हो सकता है और उनका कंसर्न है कि लॉन्ग रन में पेमेंट स्विचेस, सर्वर अपग्रेड, साइबर सिक्योरिटी और एंटी फ्रॉड सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखने के लिए सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल की ज़रूरत है। एग्जाम्पल्स देखिए, हाई वॉल्यूम सर्वर प्रोसेसिंग, एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम्स। इंडस्ट्री का क्लेम, गवर्नमेंट इंसेंटिव अलोन लॉन्ग टर्म प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए इनफ नहीं है, लेकिन हम इससे फैक्ट के रूप में नहीं बोलेंगे कि जीरो एमडीआर डेफिनेटली अनसस्टेनेबल है। हमारे पास ऐसा प्रूफ नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट ये है, इंडस्ट्री बिलीव्स करंट रेवेन्यू स्ट्रक्चर सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स क्रिएट कर सकता है। अब इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि दोनों साइड्स के वैलिड मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। जीरो प्राइस एडॉप्शन इंप्रूव कर सकता है, लेकिन इनसफिशिएंट कमर्शियल रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स को अफेक्ट कर सकते हैं। पॉलिसी को दोनों ट्रेड ऑफ्स इवैल्यूएट करने पड़ते हैं। अब करंट पॉलिसी फ्रेमवर्क को सिंपल कैटेगरीज में समझते हैं। फर्स्ट, कंज्यूमर्स एंड पर्सन टू पर्सन या P2P ट्रांसफर्स, एवरीडे पर्सनल पेमेंट्स एंड ट्रांसफर्स, इन्हें फ्री कैटेगरी में रखा गया है। सेकंड, मोस्ट स्मॉल मर्चेंट पेमेंट्स,
किराना, स्ट्रीट वेंडर्स, स्मॉल रिटेल, इन्हें MDR एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया है। थर्ड, सेलेक्टेड लार्ज मर्चेंट ट्रांजैक्शंस, यहाँ नॉमिनल MDR फ्यूचर कंसिडरेशन में हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बॉटम लाइन है, नो फाइनल MDR रेट और थ्रेशोल्ड हैज़ बीन नोटिफाइड येट, यानी लीगल फ्लेक्सिबिलिटी और इमीडिएट फी सेम चीज़ नहीं है। और इसीलिए अगर कल हेडलाइन आए UPI अब पेड हो गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए पेड फॉर whom, कंज्यूमर, P2P, स्मॉल मर्चेंट, लार्ज मर्चेंट, कौन सा ट्रांजैक्शन, किस थ्रेशोल्ड के ऊपर। इकोनॉमिक्स और पॉलिसी में कैटेगरीज मैटर करती हैं। बाइनरी हेडलाइन फ्री वर्सेस पेड ऑफन पूरी पिक्चर कैप्चर नहीं करती। अब पूरी वीडियो को एक लाइन में समराइज करते हैं। जीरो प्राइस डज नॉट मीन जीरो कॉस्ट। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एब्जॉर्व होना ही है। स्लाइड 4 ब्रॉड पॉसिबिलिटीज़ दिखाती हैं। पहला ऑप्शन टैक्स पेयर, गवर्नमेंट बजट आउटलेज से टारगेटेड पब्लिक सपोर्ट। इसका लॉजिक हो सकता है इंक्लूजन और एडॉप्शन रिलेटेड सोशल बेनिफिट्स। ट्रेड ऑफ क्या है? पब्लिक मनी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। ऑप्शन 2 लार्ज मर्चेंट, सेलेक्टेड मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर टारगेटेड नॉमिनल MDR। लॉजिक क्या है? मास मार्केट स्मॉल पेमेंट्स को प्रोटेक्ट करते हुए लार्जर कमर्शियल यूजर्स कॉस्ट का कुछ हिस्सा बियर करें। ट्रेड ऑफ क्या है? मर्चेंट के बिजनेस कॉस्ट में एडिशन। ऑप्शन 3 बैंक्स या एप्स, क्रॉस सब्सिडाइजेशन। क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मतलब एक सर्विस का डायरेक्ट रेवेन्यू लो हो, लेकिन इकोसिस्टम की दूसरी एक्टिविटीज़ या ब्रॉडर कमर्शियल वैल्यू उस कॉस्ट को पार्शली सपोर्ट करें। ट्रेड ऑफ क्या है? लॉन्ग रन सस्टेनेबिलिटी डिपेंड्स ऑन वेदर इनफ इनडायरेक्ट वैल्यू एक्चुअली एग्जिस्ट्स। ऑप्शन 4 हाइब्रिड मॉडल, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट रूल्स, स्मॉल पेमेंट्स के लिए वन मॉडल, लार्ज कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए अनदर, गवर्नमेंट टारगेटेड सपोर्ट वेयर पॉलिसी केस स्ट्रॉन्गेस्ट हो, कमर्शियल प्राइसिंग वेयर मार्केट कैन बेयर इट। और यही इस वीडियो का फाइनल इकोनॉमिक लेसन है। रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि फ़ी होनी चाहिए या नहीं, रियल क्वेश्चन है कॉस्ट किस साइड पर फॉल करना चाहिए, कितना, किस ट्रांजैक्शन पर और किस स्टेज ऑफ नेटवर्क डेवलपमेंट में। टू साइडेड मार्केट में ऑप्टिमल प्राइसिंग सिर्फ प्रोसेसिंग कॉस्ट देखकर डिसाइड नहीं होती। कंज्यूमर एडॉप्शन, मर्चेंट एक्सेप्टेंस, नेटवर्क इफेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स और पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स सब मैटर करते हैं। इसलिए UPI डिबेट को सिर्फ फ्री अच्छा है वर्सेस चार्ज बुरा है में रिड्यूस नहीं करना चाहिए। इसका करना इकोनॉमिक्स को ओवर सिंप्लीफाई करने जैसा होगा। अब आप बताइए, आपके हिसाब से लार्ज मर्चेंट्स के सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस पर नॉमिनल MDR होना चाहिए या UPI को कम्प्लीटली जीरो MDR मॉडल पर ही कंटिन्यू करना चाहिए? कमेंट्स में अपना रीज़न जरूर बताइए। इकोनॉमिक्स को रटना नहीं समझना है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अर्थनीति एक्सप्लेन। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक को कवर करूं तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।